नमस्कार, आदाब, गुड इवनिंग। मैं सोनिया चंदेल आज यहाँ आए सभी लोगों का पीयूएए और उर्दू डिपार्टमेंट पंजाब यूनिवर्सिटी की ओर से स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, आज के इस वेबिनार में प्रसिद्ध कवि श्री राहत इंदौरी जी की याद में रखा गया है। आप में से कई लोग उन्हें पर्सनली भी जानते हैं। आप सबका शुक्रिया कि आप इस मौके पे हमारे साथ जुड़े। अब आपका और समय ना लेते हुए मैं हमारे प्रिय होस्ट और कवि श्री शम्स जी के बारे में कुछ कहना चाहूंगी। श्री शम्स तबरेज़ी पिछले 36 सालों से उर्दू पोएट्री लिख रहे हैं और ये कई कवि सम्मेलनों में जाते हैं, कई नेशनल अवार्ड से सम्मानित हैं। इनकी 13 किताबें छप चुकी हैं और बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप मान गए हमारे इस प्रोग्राम को होस्ट करने के लिए। अब क्योंकि आप सारे गेस्ट्स को, हमारे स्पीकर्स को पर्सनली जानते हैं, मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप उन्हें इंट्रोड्यूस करें एंड वेलकम करें। ओवर टू यू शम्स सर। थैंक यू। मैं आपको अनम्यूट कर दूँ। आदाब, नमस्कार। आज की शाम हमने राहत इंदौरी साहब के नाम की है, जो पिछले महीने हमसे रुखसत हो गए, जुदा हो गए। एक ऐसा शायर, एक ऐसा नाम जिसने अपने काम से, अपनी शायरी से लिटरेचर का नाम आगे बढ़ाया और ख़ासतौर से गज़ल, जो हमारी शायरी की जान है, शान है, उसको बहुत आगे ले गए। राहत इंदौरी की शख्सियत बहुत ही कहना चाहिए इस तरह की है कि उसमें हमाजहत शख्सियत है। एक तरफ वो पेंटर भी बहुत हसीन थे, बहुत खूबसूरत। उन्होंने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ पेंटिंग से किया और फिर उसके बाद उसको छोड़कर जब गज़लें कहना शुरू की, शायरी में आए, तो फिर उसमें भी अपना वही वतीरा, वही काम, वही नाम बना के रखा जो बड़े लोगों का होता है। 1.5-2 महीने उनके इंतकाल को हो गए हैं। ये बहुत मुनासिब मौका था कि हम एक ऐसे शायर को याद करें कि जिसने अपने काम से न सिर्फ ये कि लिटरेचर को आगे बढ़ाया, बल्कि हिंदुस्तानी रिवायत और हमारी जो गंगा जमनी तहजीब है उसको आगे बढ़ाया। मैं पंजाब यूनिवर्सिटी का शुक्रिया अदा करता हूँ, उसकी एलुमनाई एसोसिएशन की चेयरपर्सन का शुक्रिया अदा करता हूँ और पंजाब यूनिवर्सिटी के उन तमाम कारकुनों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मेरे कहने पर, मेरी आवाज़ पर ट्रिब्यूट टू राहत इंदौरी के नाम से एक शाम ये सजाई। मैं अपने उन मेहमानों का भी इस्तकबाल करता हूँ जो मेरे एक आवाज़ पर अपना वक्त कीमती निकाल कर यहाँ पर हमारे साथ जुड़े। उसमें डॉक्टर अंजुम बारा बंकुरी साहब भोपाल से जुड़े हुए हैं, बहुत बड़ा नाम है। मैं जब उनको बुलाऊंगा तो उनके बारे में बताऊंगा। उनके बाद डॉक्टर जिया टोकी टोंक राजस्थान से जुड़े हुए हैं, बहुत ही बाका नाम, शायरी का बहुत बड़ा नाम। और उसके साथ ही हमारे साथ जुड़ेंगी मोहतरमा संगीता शर्मा कुंद्रा जी चंडीगढ़ से, जिनसे हमने दरख्वास्त की कि वो उर्दू और हिंदी के हवाले से और ख़ासतौर से फिल्मों के ताल्लुक से जो राहत साहब ने लिखा है उस पर बातचीत करें। तो मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। मैं आप तमाम लोगों का इस्तकबाल और शुक्रिया अदा करते हुए चाहता हूँ कि आज की शाम का आगाज़ डॉक्टर जिया टोकी साहब से करूँ और उनसे दरख्वास्त करूँ कि वो राहत इंदौरी साहब के बारे में अपने ख्यालात का इज़हार कराएँ। डॉक्टर जिया साहब के बारे में मैं अर्ज़ करूँ कि पिछले 20-25 वर्षों के अंदर जो हमारी नई गज़ल के हवाले से जो नाम चमके हैं और बहुत ही संजीदगी से अपने काम को जो लोग आगे बढ़ा रहे हैं, उसमें डॉक्टर जिया टोकी का नाम नामी बहुत ही अहम है। पेशे से डॉक्टर हैं, शायरी के साथ साथ ज़माने पर भी नब्ज़ रखते हैं। ये बहुत बड़ा ही कमाल की बात है कि उन्होंने राहत साहब के साथ न सिर्फ ये कि बहुत से मुशायरे पढ़े, उनके साथ सफ़र भी की। और कहा यह जाता है कि अगर किसी शख्सियत को सुनना और समझना हो तो उसके साथ 2-3 तरीके हैं। उसमें एक
बड़ा तरीका ये है कि आपने उनके साथ सफ़र किया हो। तो मैं डॉक्टर ज़िया टोंकी साहब से दरख्वास्त करूंगा सबसे पहले कि वो डॉक्टर राहत इंदौरी साहब के हवाले से, उनके ताल्लुक से गुफ्तगू फरमाएं और उनके जो तजुर्बात डॉक्टर राहत इंदौरी साहब के बारे में हैं उस पर रोशनी डालें। डॉक्टर ज़िया टोंकी साहब। आप शम्स भाई, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी पहुंच रही है सर। जी आवाज पहुंच रही है सोनम साहिबा? हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर है। बिल्कुल क्लियर है। ठीक ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शम्स भाई। मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने हमें इन तमाम चेहरों से रूबरू कराया। पंजाब यूनिवर्सिटी से रूबरू कराया आपने, वहां के तमाम जिम्मेदारान से रूबरू कराया। मैं सबसे पहले इस सदी के अजीम तरीन शायर डॉक्टर राहत इंदौरी साहब मरहूम की शख्सियत और फन से मुताल्लिक आज के इस वेबिनार के मुनक़िद करने पर और उसमें मुझे शरीक करने पर मैं सबसे पहले मोहतरमा डिप्टी गुप्ता साहिबा, मोहतरम अली अब्बास साहब और हमें पंजाब से रूशनास कराने वाले मोहतरम शम्स तबरेज़ी साहब और इस प्रोग्राम की देखभाल जो कर रही हैं, निगरानी कर रही हैं मोहतरमा सोनम साहिबा, मैं इन तमाम हजरात का बहुत बहुत ममनून हूँ और शुक्रगुजार हूँ। एक सूरज था जो तारों के घराने से उठा, एक सूरज था जो तारों के घराने से उठा, आंख हैरान है क्या शख्स जमाने से उठा, आज तक शहर का चेहरा नहीं धुलने पाया, गर्द का कैसा बगुला तेरे जाने से उठा। पंजाब हिंदुस्तान का वो खित्ता है, वो इलाका है कि जिसको खुदा ने हुस्न और इश्क से भरपूर नवाजा है। और यही वजह थी कि डॉक्टर राहत इंदौरी साहब भी इस खित्ते से, इस इलाके से बहुत मोहब्बत करते थे, बड़ा उन्हें लगाव था। कई मुशायरे, शम्स भाई आपको तो याद होगा, अपन ने उनके साथ मुशायरे पढ़े हैं और शायद इस खित्ते की, इस इलाके की खूबसूरती से मुतासिर होकर ही शायद राहत इंदौरी साहब ने फरमाया था कि चलते फिरते हुए महताब दिखाएंगे तुम्हें, चलते फिरते हुए महताब दिखाएंगे तुम्हें, हमसे मिलना कभी पंजाब दिखाएंगे तुम्हें। राहत साहब की शख्सियत, जैसा कि अभी आपने, शम्स भाई ने अभी फरमाया कि अगर किसी की खूबियां, अच्छाइयां, बुराइयां अगर देखनी है तो उसके साथ सफर कर लिया जाए। ये मेरी खुशबख्ती है कि मैंने राहत साहब के साथ कई सफर किए, सैकड़ों उनके साथ मुशायरे पढ़े और उन तजर्बात की रोशनी में मैं बहुत ही मुख्तसर सा आपके सामने कुछ अर्ज करना चाहूंगा। डॉक्टर राहत इंदौरी साहब की शख्सियत और उनकी शायरी में मुझे कोई फर्क महसूस नहीं हुआ। उनके कौल फेल में कभी तजाद नजर नहीं आया। उनकी शख्सियत का अक्स उनकी शायरी में भरपूर नजर आता है और ये बात एक खानदानी आदमी में हो सकती है और वो जाहिर है कि नजीब उत तरफ़ैन एक खानदानी शख्सियत के मालिक थे और इसी खानदानियत से मुतासिर होकर ही उन्होंने शायद एक शेर, एक मतलब भी कहा था कि हाथ में खंजर नहीं आंखों में पानी चाहिए, हाथ में खंजर नहीं आंखों में पानी चाहिए, ए खुदा दुश्मन भी मुझको खानदानी चाहिए। डॉक्टर राहत इंदौरी साहब की शख्सियत पर बहुत कुछ बोला जा चुका है, बहुत कुछ लिखा जा चुका है और अभी बहुत कुछ लिखा जाना बाकी है, बोला जाना बाकी है। राहत इंदौरी साहब की एक बड़ी खूबी ये थी राहत साहब की कि जिस तरह उन्होंने अपनी शायरी और अपने मखसूस लबो लहजे से दुनिया को अपना लोहा मनवाया, इस तरह उन्होंने हमेशा बासलाहियत शख्सियात की पजीराई भी की है और उनकी हौसला अफजाई भी की है। खास तौर से जो नई नस्ल में जो हजरात नई नस्ल में जो अच्छा कह रहे हैं, अच्छी शायरी कर रहे हैं, उनको भी उन्होंने उनकी हौसला अफजाई की है और यहीं पर ये खूबी और ये सिफत उनकी खत्म नहीं होती है, बल्कि मुझे एक वाकया याद आ रहा है। शम्स भाई आपको तो यकीनन याद होगा कि पटियाला पंजाब में एक मुशायरा था, गालिबन डॉक्टर नरेश का वो मुशायरा था और उस मुशायरे की निजामत मेरे
मेरे सुपुर्द की गई थी। एक बड़ी फहरिस्त थी, बड़े शोरा थे उस फहरिस्त के अंदर, वो फहरिस्त मेरे हाथ में थी। उस मुशायरे की खुसूसियत यह है कि उस मुशायरे में पटियाला के सामीन कम और वहां से करीब एक शहर मालियल कोटला है, वहां के सामीन ज्यादा हुआ करते हैं। और वहां का वो क्रीम आता है सुनने के लिए कि जिसको सुनाने के लिए पूरा हिंदुस्तान के शायर ख्वाहिशमंद रहते हैं। वो तमाम सामीन तशरीफ फरमाते। मैंने जैसे ही राहत साहब को अपनी इजामत के जरिए माइक पर मदू किया, तो राहत साहब जैसे ही माइक पर तशरीफ लाते हैं तो सामीन में से कुछ आवाजें आती हैं कि सर नया कलाम पेश कीजिएगा। राहत साहब ने जैसे ही वहां से आवाज आई, राहत साहब खामोश हुए और उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल लीजिए नया कलाम। राहत साहब ने 20-22 साल पुरानी एक गजल का एक मतले का एक मिसरा छेड़ा। जैसे ही राहत साहब ने वो मिसरा पढ़ा, फौरन उस मतले का दूसरा मिसरा सामीन ने पढ़ दिया। राहत साहब ने फिर उससे भी एक पुरानी गजल का एक मिसरा पढ़ा। जैसे ही वो मिसरा पढ़ा, फिर सामीन में से वो मिसरा दूसरा मिसरा उस शेर का वापस आ गया। राहत साहब बहुत पुरमजाक आदमी थे और गुलजार इंसान थे। उन्होंने फिर एक मजाक किया कि बहुत पुराने शायर जिनके अशार आम तौर पर लोगों को याद नहीं रहते हैं, उनका एक मिसरा पढ़ा। जैसे ही वो मिसरा उन्होंने पढ़ा तो फौरन एक 70 साल एक बुजुर्ग खड़े हुए और उन्होंने खड़े होकर उस शेर का दूसरा मिसरा पढ़ दिया। राहत साहब बेसाख्ता, ये उनका कमाल शख्सियत, उनकी शख्सियत का कमाल ये था कि बेसाख्ता उन्होंने अपनी जबान पर ये जुमले अपनी जबान से अदा किए कि मैं आपकी समातों को, माली कोटला वालों, पटियाला वालों, मैं आपकी समातों को तस्लीम करता हूँ, आपकी याददाश्त को मैं दाद देता हूँ। ये उनकी बड़ी बड़ी शख्सियत थी अपने आप में। हालांकि मैंने उस पर एक जुमला कहा था और आज भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक शायर के लिए उसकी कामयाबी की दलील इससे बड़ी कोई नहीं हो सकती कि अगर उसके कुछ अशार लोगों के दिलो दिमाग पर चस्पा हो जाएं, लोगों की जहन में और याददाश्त में महफूज हो जाएं, इससे बड़ी उसकी कोई कामयाबी की दलील नहीं हो सकती। एक और खूबी मैं राहत साहब की बयान करना चाहूंगा। राहत साहब की एक बड़ी निहायत खूबी ये थी कि वो एक बड़ी खुददार शख्सियत के मालिक थे। उन्होंने कभी भी अपने फकीराना और कलंदराना मिजाज से समझौता नहीं किया। उन्होंने कभी दौलत और सरबत के आगे सर नहीं झुकाया और शायद उनकी कलंदराना सिफत ने ही उनसे ये कहलवा लिया था कि ये अलग बात कि खामोश खड़े रहते हैं, ये अलग बात कि खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शजरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। राहत साहब की एक शख्सियत की खूबी जो पूरी दुनिया जानती है वो ये थी कि उन्होंने कभी अरबाब इक़्तिदार और हुकूमत वक्त की आंखों में आंखें डालकर उनसे गुफ्तगू करने का सलीका हमें सिखाया और ये कह डाला कि कभी महक की तरह हम गुलों से उड़ते हैं, कभी महक की तरह हम गुलों से उड़ते हैं, कभी धुएं की तरह पर्वतों से उड़ते हैं। ये कैंचियां हमें उड़ने से खाक रोकेंगी कि हम परों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं। गरज के मैं अपनी गुफ्तगू के आखिरी मरहले में हूँ, बिल्कुल 1-2 मिनट की और गुफ्तगू मेरी है कि राहत साहब की नातिया शायरी हो, हुब्बुल वतनी हो, समाजी मामलात हो, सियासी नामवारियां हो, जिस मैदान में राहत साहब ने कदम रखा उस मैदान का मंजरनामा इस तरह लिख डाला, ऐसा लगता है कि जब वो लिखते हैं तो ऐसा मालूम होता है कि कोई जीती जागती तस्वीर बोल रही है। लेकिन ये अपनी जगह पर उनके तमाम मामलात और ये उनकी शख्सियत और उनका फन शायरी। लेकिन अगर पंजाब के हवाले से गुफ्तगू हो रही हो और राहत साहब का जिक्र हो रहा हो और अगर गजल का जिक्र न किया जाए, राहत साहब की रंगे तगज़ुल का जिक्र न किया जाए, उनकी जमालियाती शायरी का जिक्र न किया जाए, तो शायद ये राहत साहब के साथ भी नाइंसाफी होगी और पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ भी नाइंसाफी होगी। मैं चाहता हूं कि 2-3 शेर
उनके सुनाकर एक सफर हो रहा था राहत साहब के साथ चेन्नई का। मैंने राहत साहब से अर्ज किया कि सर आपकी ये सियासी और समाजी शायरी तो सुनते ही है, लेकिन आपकी जमाली है, गजल की जो आपकी रंग तगज़ुल की जो आपकी शायरी है, मेरे नजरिए के मुताबिक वो इस शायरी से आपकी कहीं भी किसी तरह भी कमतर नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप अशार जो पसंदीदा अशार हैं आपकी गजल के, खालिस गजल के, वो मैं सुनना चाहता हूँ। वो कौन कौन से अशार हैं? तो राज साहब ने कई अशार मुझे सुनाए, जिनमें से 2 शेर मुझे बहुत पसंद हैं और हमेशा जब जब वो मुशायरे में मिलते थे, जब उन गजलों को छेड़ते थे, तो मैं उन शेरों की फरमाइश करता था। एक शेर उसमें से था कि किसने दस्तक दी ये दिल पर कौन है, किसने दस्तक दी ये दिल पर कौन है, आप तो अंदर हैं बाहर कौन, किसने दस्तक दी ये दिल पर कौन है, आप तो अंदर हैं बाहर कौन है। एक शेर राज साहब को बड़ा पसंदीदा था उनका वो शेर, और वो मुझे भी बहुत पसंद है गजल का। उन्होंने फरमाया था कि 1000 बार हजारों की समत देखते हैं, 1000 बार हजारों की समत देखते हैं, तरस गए तुझे एक बार देखने के लिए। ये राहत साहब का ये गजल का एक अनोखा अंदाज था। मेरा मानना यह है कि राहत साहब ने गजल पर जब गजल पर कलम उठाया है तो उनका कलम गजल की मेराज बन गया है। आखिर में मैं इतना कहूंगा कि राहत साहब ने उन मुहम्मल अल्फाज को भी गजल में जब इस्तेमाल किया, मुहम्मल अल्फाज को भी, जैसे रोटी वोटी पानी वानी, जब मुहम्मल अल्फाज को भी इस्तेमाल किया तो उनको भी इतना खूबसूरत बनाकर जामियत दे दी। जैसे उन्होंने उनका एक मतला, एक शेर याद आ रहा है कि उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर साहब, उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर साहब, चाकू वाकू छुरियां वुरियां खंजर वंजर साहब। ये उनका बड़ा अनोखा सा अंदाज था, जिस लफ्ज को इस्तेमाल करते थे उसे आसमान पर पहुंचा देते थे। बहरहाल मैं सिर्फ इतना कहूंगा अपनी गुफ्तगू को खत्म करते हुए, एक बार फिर डॉक्टर राहत इंदौरी साहब को ये कहते हुए बड़ा अजीब सा लग रहा है कि हम उन्हें खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। इस वक्त उनकी बहुत जरूरत थी, अभी भी उनकी बहुत जरूरत थी इस जमाने को, इस मुल्क को। मैं चाहता हूं कि सिर्फ आखिर में पंजाब यूनिवर्सिटी का मैं शुक्रगुजार हूं, उनका शुक्रिया अदा करूं कि राहत इंदौरी साहब पर आपने इस वेबिनार का इनेकाद करके हम तमाम पूरी शायरी बिरादरी को ममनून किया, मशकूर किया। मैं इसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बात और अर्ज करना चाहता हूँ कि पंजाब यूनिवर्सिटी ने राहत इंदौरी साहब पर सेमिनार, इस वेबिनार करके प्रोग्राम की शुरुआत कर दी है। तमाम हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटी से मेरी गुजारिश है, उनके जिम्मेदारान से मेरी गुजारिश है कि आप भी राहत इंदौरी साहब पर वेबिनार करें, सेमिनार करें, मुशायरे करें। बहुत बहुत शुक्रिया, एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी उम्दा, बड़ी खूबसूरत आपने फरमाई और वाकई मतलब कुछ ऐसे अनछुए पहलुओं को आपने सामने रखा। मुझे यकीन है कि हमारे सुनने वालों को, नाज़रीन को बड़ा मजा आया। और मुझे उनके 2 शेर याद आ गए। उन्होंने कहा था कि काम जो गैर जरूरी है वो सब करते हैं, काम जो गैर जरूरी है वो सब करते हैं और हम कुछ नहीं करते हैं, गजब करते हैं। आपकी नजरों में सूरज की है जितनी अजमत, हम चिरागों का भी उतना ही अदब करते हैं। यानी एक ऐसी शख्सियत, बिल्कुल सही फरमाया आपने कि ये वो वक्त था कि जिसमें उनकी बहुत ज्यादा जरूरत थी और आने वाले वक्त में जो नए हमारी शायर बिरादरी आ रही थी, खासतौर से उसको जताने के लिए, उसको सुनाने के लिए, उसको सिखाने के लिए डॉक्टर राहत इंदौरी जैसी शख्सियत का हमारे दरमियान रहना बहुत ज़रूरी था। और ये कहते हुए भी कलेजा मुंह को आता है कि अब वो हमारे दरमियान नहीं रहे। लेकिन डॉक्टर दीप्ति गुप्ता का भी ये कमाल है कि उन्होंने जो भी काम किया उसमें हमेशा वलीयत हासिल की। और देखिए, राहत इंदौरी साहब को हम पर बात कर रहे हैं, ये मौका भी उन्होंने सबसे पहले लिया, क्योंकि हम जिस वक्त में जी रहे हैं, ये कोरोना का ज़माना बहुत ही एक ऐसा वक्त है कि हम इसमें अभी घरों से बाहर नहीं निकल सकते, साथ खड़े नहीं हो सकते, साथ गुफ्तगू नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब ने अपने ख्यालात अपनी बातचीत में मुझे ये बता दिया कि ये अभी राहत साहब पर गुफ्तगू है,
इंशाल्लाह अगले महीने हम एक मुशायरा भी करेंगे जो राहत साहब की याद में ही होगा, गजलिया बहारिया मुशायरा होगा। ये भी कमाल की बातें हैं। और ये अव्वलियत देखिए, पंजाब का आपने जिक्र किया तो पंजाब हमेशा शायरी का दिलदादा रहा है, शायरों को चाहने का एक ऐसा प्लेटफॉर्म रहा है कि जो शायर पंजाब में कामयाब हो गया तो वो समझिए दुनिया में कामयाब हो गया। और यही परंपरा, यही रिवायत है कि हमारी दीप्ति गुप्ता मैडम जो है इन चीज़ों को आगे बढ़ा रही हैं, बहुत ही मोहब्बत और बहुत ही खलूस के साथ। पूरा स्टाफ उनका लग जाता है। जरा सी बात कहिए, क्रेडिट गोज टू डॉक्टर दीप्ति गुप्ता। हम उनका मुबारकबाद पेश करते हैं। और आइए अब हम बाराबंकी साहब से दरख्वास्त करेंगे जो भोपाल से हमारे दरमियान जुड़े हुए हैं। आप मध्य प्रदेश भोज यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के ओहदे पर फाइज हैं। मैं जब उनका तारुफ कराता हूं तो हमेशा ये कहता हूं कि वो शम्स साहब के कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम अभी आ जाएंगे वापस जी आते ही है। आवाज आई? बिल्कुल सर, बिल्कुल अच्छा, आवाज आ रही? मुकम्मल, बढ़िया। जी जी। तो डॉक्टर अर्जुन बाराबंकी आपकी आवाज आ रही है। ऐसी है, कमल पिछले 35-40 वर्षों से मुशायरे पढ़ रहे हैं और हिंदुस्तान से बाहर हर जगह पर जहाँ उर्दू शायरी के जानने वाले हैं, समझने वाले हैं, बोलने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, वहाँ पर उन्होंने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। चाहे मिडिल ईस्ट हो, चाहे अमेरिका हो, लंदन हो, हर उस जगह पर गए हैं। और राहत साहब के साथ उन्होंने मुशायरों के ताल्लुक से ही नहीं बल्कि उन यादगार शामों के हवाले से जहाँ शायरी का जिक्र नहीं होता, जहाँ जमाने का जिक्र होता है। और जब जमाने का जिक्र होता है तो उसमें तमाम दुनिया की बातें सामने आ जाती हैं। वो वक्त भी डॉक्टर अर्जुन बाराबंकी साहब ने गुजारा है। हमारी छोटी सी दरख्वास्त पर तशरीफ रखते हैं। मैं उनसे नहायत अदब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो राहत साहब के बारे में अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। डॉक्टर अर्जुन बाराबंकी साहब। मैं इस यादगार महफिल में हाजिर हूँ। इस वेबिनार में पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ और इल्माए एसोसिएशन का बड़ा मैं शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मुझे इस यादगार महफिल का, इस वेबिनार का हिस्सा बनाया। बड़ी जामे गुफ्तगू ब्रदर डॉक्टर जिया टोपी फरमा रहे थे, अच्छा लग रहा था। होना चाहिए। एक बात से मैं जरा से थोड़ा मुमकिन रहता हूँ कि जो दुनिया से, जाहिर है कि हर आदमी को दुनिया से जाना है, हमें भी जाना है, मगर उनके काम वो देर तक और देर तक रहेंगे। इस तरह कालिदास या तुलसीदास जी का जिक्र होता है, मीर गालिब का जिक्र होता है, और फिर वो हमारी वो शजरे में नहीं है कि हम उनके वर्षादार हों, मगर चूंकि उनका काम इतना बड़ा होता है, इतना काम करके गए हैं कि हम लोग उसी को याद करते रहते हैं, उनकी मेहनतों को, उनकी तकलीफ करने के लिए। ऐसे ही हमारे में आज ज्यादा एहसास शदीद हो गया है राहत इंदौरी साहब के जाने के बाद। हमने ये सही फरमाया हमारे दोस्त और हमारे करम फरमा, हमारे मोहसिन शम्स भाई ने। बुनियादी बात यह है कि पंजाब के हवाले से बड़ा जिक्र हो रहा है, होना चाहिए। महमूद अहमद शेरवानी साहब ने तो पंजाब को उर्दू का पहला घर ही कहा है, तो उर्दू पर जितना बड़ा एहसान पंजाब का हिनोज है, माजी में भी था, हाल है और आइंदा भी, वहाँ गली गली में उर्दू का चर्चा। इस बुरे हाल में जहाँ उर्दू के जो मरकज हैं, लखनऊ या दिल्ली, जहाँ उर्दू निस्बतन पंजाब के कम है, मगर पंजाब के एक एक गांव, एक एक देहात, एक एक शहर
अभी भी उर्दू की शमय वैसे ही रोशन है जैसे 50 साल पहले रही होंगी। इसीलिए उर्दू का पहला घर आधी दुनिया क्या तकरीबन दुनिया मानती है और मानना चाहिए। डॉक्टर बशीर बद्र का एक शेर है मैं जो अक्सर अक्सर सुनाया भी करता हूँ कि पंजाबियों पे खत्म है सब दोस्ती तमाम, यारों को 100 बरस अभी यारी ना आएगी। तो ये यारी जो है वो जबान के तई है, मोहब्बत के तई है, रिश्तों के तई है। पंजाब पूरे हिंदुस्तान के तमाम शहरों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। पंजाब दोस्ती करता है तो दोस्ती साबित करता है, जिस किसी से भी दोस्ती करे, तो ये सलीका पंजाब को खूब आता है। ये आप देखिए कि अभी यूनिवर्सिटी का कोई शोबा और राहत इंदौरी पर सेमिनार कर रहा है, वेबिनार कर रहा है, और ऐसे जिम्मेदार हमारी मैडम और ये सारे लोग बैठे हुए हैं राहत इंदौरी पे बात करने के लिए। बड़ी अच्छी बात है। मैं फिर सबको मुबारकबाद देता हूँ, मैडम चंदेल को भी, वो बड़ी 4-5 दिन से बड़ी फिक्रमंद लोग सब इकट्ठा है। मैं अर्ज कर रहा था कि राहत इंदौरी साथ मैंने इतने सफर किए हैं, जब जहाज में शायद ही कोई शायर सफर करता हो, इसलिए कि इतना पैसा न मिलता था न मुंतजिमीन के पास होते थे। ट्रेनों से या बसेस से सफर होता था और एक दूसरे दूत लिखते थे शोरा जो सीनियर थे कि मैं इस मुशायरे में मदऊ हूँ, कि आप मदऊ हैं? तो अगर वो हाँ में इजहार का खत लिखेंगे हाँ मैं भी मदऊ हूँ, तो फिर तय करते थे कि आप किधर से जाएंगे, किस ट्रेन से जाएंगे, ताकि बाकी लोग बकिया शोरा भी उसी ट्रेन से उसी तरह से सफर साथ में करें, साथ का हो। जो जहाँ से ज्वाइन कर रहा हो वो खाने पीने के सामान भी साथ में लाए, इसलिए कि जो आज सहूलतें हैं ट्रेनों में या स्टॉल्स पे, ये आज से 30 साल पहले ऐसा मुमकिन नहीं था। बड़े शहरों के स्टेशन के अलावा छोटे स्टेशन पे ये मुमकिन नहीं था। और मुंतजमीन भी कोई बहुत होटलों में नहीं ठहराते थे, घरों में ठहराते थे। किसी के घर में कोई ठहर गया तो रास्ते में हम जैसे जूनियर शोरा जो बड़े बड़े शायरों के झोले या बैग या अटैची उठाते थे, तो उनकी एक तरह से तरबियत भी होती थी। रास्ते में कोई मिसरा दे दिया। अच्छा, एक बात का बड़ा ध्यान खास ख्याल रखते थे। एक तो हम लोग उन लोगों के सामने सिगरेट नहीं पीते थे, आदत हो चुकी थी। बाकी और काम जो है वो तो सवाल ही नहीं थे कि उसमें शरीक किसी तरह से, कि भाई जूनियर की तो हैसियत ही नहीं होती थी ना गुफ्तगू में शामिल हो, दूर बैठ के सुने। इंदौरी साहब से मेरी वाकफियत 78 से है। पहली बार बाराबंकी में मैंने उनको देवा शरीफ के मुशायरे में सर से पांव तक नशे में थे, वो सर से पांव तक। आज के ज़माने में अगर कोई सीधा खड़ा हो जाए उस आलम में तो उसकी तस्वीर खिंचवा कर रख लेनी चाहिए, वो इतने इतने होते थे। और जिस वक्त वो माइक के ऊपर आते थे तो पूरा मजमा जो है वो दमबखुद तथा हंगामा जैसे होने वाला है। मुझको पढ़ ले मैं तेरी रूह तेरी जान में हूँ, फायदा क्या है क्या रखा हुआ जुज़दान में हूँ, या मुझे यकीन है अपने लहू के कतरों पर मैं नेज़े नेज़े को शाखे गुलाब कर दूंगा। महाजनों से कहा कुछ इंतजार करो, शराब खाने से आकर हिसाब कर दूंगा। इस तरह की शायरी और मजमा बिल्कुल तहस नहस हो जाता था। कुछ इसको मैं जरा अक्सर कह देता हूँ तो कई लोग नागवारी के का इजहार फरमाते हैं कि उसमें एक तो इसका नशा, उनका पूरा बदन स्याह, उसमें बदशकली, मगर अल्लाह का बनाया हुआ मामला है सारा। तो मगर वो पढ़ने उस वक्त पढ़ते वक्त तमाम जहान की खूबसूरती उसमें उनके वजूद में आ जाती। जिस तरह डूब के पूरे वजूद के साथ वो शेर पढ़ते थे, ये कमाल किसी बड़े बड़े शरीर को मुहज्जब होते देखा राहत इंदौरी के माइक पर आते हुए, और हर आदमी डरा रहता था पता नहीं वो किससे क्या कह दें माइक के ऊपर। माइक पर रहने वाले का फायदा ये है कि उसको पूरा पांडाल देख रहा है और बोलने वाला एक है, तो वो जो जवाब देगा पूरा मजमा सुनेगा। तो
ऐसा हुआ है कि वो ऐसी बात कि जैसे वो अक्सर ये बोलते थे कि साहब, एक एक मुशायरे में पढ़ रहा था, मैंने कहा कि भाई पुलिस चोर है, तो घर एक इंस्पेक्टर आ गया और उसने कहा कि चलो थाने, चोर था। तो कहने लगे भाई मैंने तो ये कहा ही नहीं कि कहाँ की पुलिस चोर है, कि पाकिस्तान की पुलिस चोर है कि हिंदुस्तान की, कि लंदन की है। तो अच्छा, आप मुझे बेवकूफ भी समझते हैं, मुझे मालूम नहीं है कि कहाँ की पुलिस चोर है। तो इस तरह के मामलात जो माइक के ऊपर वो बयान करते थे एक्सटेम्पोर, तो इसका बड़ा इम्पैक्ट होता था, बड़ा लोग जवाब दे के किसी खातून की तरफ मुखातिब हो जाए। अभी जिया साहब फरमा रहे थे कि गजलिया शायर शायरी कम सुनाते थे, जहाँ जरूरत होती थी। असल में तगज़ुल जो है वो सबको जेब नहीं देता है, उसके लिए मोहब्बत के लिए कुछ खास दिन, ये वो नगमा है जो हर सांस पे गाया नहीं जाता। तो जो है इस मौजू पर ना गुफ्तगू कर सकते, ना इस पर लिख सकते हैं। शायर जो होता है खरा पक्का होता है, वो हर मौजू को टच करता है। आप उसको किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, आप किस में, शोला भी हूँ और शबनम भी, तुमने किस तरह में देखा मुझको, तो आपने मेरा कौन सा रंग पसंद किया। राहत इंदौरी का शेर है कि हंसते रहते हैं मसल हम तुम, पागल हम तुम, दरमिया होना अगर तीसरे लोग, ढूंढ लें अपना कोई हल हम तुम। तो ये वो हल हम तुम की कोशिश में रहते थे, मगर वो मैं नूर बन के जमाने में जाऊंगा, तुम आफताब में कीड़े निकालते रहना, या के नीचे थी मेरी अय्याशियां और मेरे अमाल का बच्चों पे था। ये राहत इंदौरी है। राहत इंदौरी का कमाल ये है कि इतने खुरदुरे, इतने कमजोर लफ्ज से बड़ा शेर बना देते थे, जो आसानी से आदमी के बस की बात नहीं। मैं ये भी बताना जरूरी है कि हमारे अहद में जितने भी मुशायराबाज शायर, जिनको मुशायराबाज से मुराद मेरी ये है कि जो कसरत से मुशायरे पढ़ते या पढ़ते हैं। राज इंदौरी यूनिवर्सिटी में के कॉलेज आते थे, नौकरी छोड़ दी इसलिए कि जब महीने में 28 दिन आप मुशायरे में शिरकत करेंगे तो उन बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा जो आपके भरोसे जिन्होंने दाखिला लिया है। तो इससे अच्छा कि आप नौकरी से सुबुकदोश हो जाएं, आप अलहदा हो जाएं। तो वो पढ़े लिखे आदमी बीए पास करके और फैजाबाद यूनिवर्सिटी से करते हैं, भोपाल से पीएचडी करते हैं, अपने को राहत इंदौरी बनाया उन्होंने। इस बात का पर गुफ्तगू करते हैं कि उन्होंने अपने को सजाने संवारने में, अपने करियर को, अपनी शख्सियत को पूरा वक्त लगाया। सूरतन मुशायरे में जो पढ़ी जाती है आवाम को खुश करने, आवाम इसलिए भी जरूरी है कि मुशायरे में कोई 70% नाश्ता लोग आते हैं, जो 15 मिनट की 50 मिनट की तफरीह के लिए आते हैं। इसमें पंजाब एग्जम्प्ट है, इसलिए कि पंजाब में 1500 का मजमा हॉल में होता है और 7 बजे से 12 बजे रात तक शरीफ लोग शायरी सुनने आते हैं। 2 बजे के बाद वाला सिलसिला पंजाब में नहीं है, तो उनको मालूम है। और 10-12 उत्तर प्रदेश में शायर होते हैं, और फिर सारी रात जो है वो मुशायरा हो, घर में चाहे चोरी हो जाए तो अब मुशायरा सुन के जाएंगे, घर में वीरानी पड़ी हुई, तो वहाँ शायरी क्या सुनाएंगे आप, तुम्हारे बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो ये शामिल नहीं होती है। ठीक है कि हम किसी को बता रहे हो कि जो हालात है, जो सूरत हाल है मुल्क की हर आदमी का दावा है कि साहब हम ही, हमारी वजह से आज ये आप दिन देख रहे हैं आज़ादी के, इसलिए झुंझलाहट में तो आदमी कह सकता है, गुस्से में कह सकता है कि सब लोग जो है खाने संवारने में सब शामिल है। शायर को किसी मजहब के खाने में रखना, किसी भी फन का आर्टिस्ट हो, उसको किसी मजहबी फ्रेम में नहीं रखा जा सकता, इसलिए कि वो फनकार है। फनकारी से सबको अपने को प्लेस करने के लिए वो ये बातें ढूंढ के लाता है कि भाई सब इसकी बनाने
हर आदमी का की शिरकत है। तो अब इसको गजल बनाना है तो वहाँ जो लफ्ज उस वक्त मौजू है कि बगैर अपना गुस्सा जाहिर किए हुए भी बात कही जा सकती है, ये आर्ट है उस शायर का। राहत इंदौरी इसमें बेपनाह कामयाब आदमी, बेपनाह कामयाब आदमी, जिस मर्दाना वजाहत से निडर होके वो अपना माइक पर सुनाते रहे हैं, में कोई दूसरा शायर नहीं, वरना कोई दूसरा शायर, और इसी वजह से उनको नुकसानात भी हुए। मगर आप ईमानदारी से मैं कह सकता हूं कि गजल के जितने कुल्लिये पैमाने, जितने पैरामीटर्स डिजाइन हुए हैं, उनमें एक नंबर कम करके भी गजल राहत इंदौरी नहीं परखी जा रही है। पूरे तमाम पैमाने और कुल्लिये के साथ परखी जा रही है, उसके बाद भी वो 110% खरा सोना है। उन पर कुछ लोग सोशल पर उनके खिलाफ भी कुछ बातें बेहूदगियां की, मगर वो इसलिए की कि बहुत सारे सच्चे गजल के या शायरी के आशिक लोग कोट किया। चूंकि सोशल मीडिया बहुत एडवांस है, होना भी चाहिए, अच्छे काम में अच्छी बातों के लिए अगर एडवांस है तो इसको मुबारकबाद देना चाहिए। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि 10-20 5 किताबें उनकी आ चुकी, कई यूनिवर्सिटी में उन पर पीएचडी का काम हो चुका। इन सब के बावजूद उस आदमी में तकब्बुर नहीं था। जो 28 रातें जो मुशायरा पढ़ता हो, 15-20 लाख रुपए माहवार कमा रहा हो और वो जमीन पर चल रहा हो, सोच लीजिए। उसको गुरूर करने के लिए बहुत कुछ था। आज हम उनकी शायरी पर गुफ्तगू करते हैं। आप यकीन जानिए कि मैंने राहत इंदौरी को राहत कैसरी देखा है, तरन्नुम से पढ़ता हुआ राहत इंदौरी देखा है। सैकड़ों मुशायरे मैंने पढ़े हैं हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर। ये मैं उनकी किताब लेके बैठा था, ये उनकी किताब है मेरे पास, और इसमें इसमें उन्होंने अपने हाथ से मुझे मैं दिखा रहा हूँ, अगर पढ़ने में आ रहा हो। 2 किताबें हैं मेरे पास उनकी, जिसमें एक में ये तहरीर फरमाया उन्होंने कि अंजुम तुम्हारी किताब तुम्हारे लिए, और ये 92 में लिखा जब 5वां दरवेश आई। तो कहने लगे, हमने कहा ये क्यों लिखा आपने? कहने लगे मैंने इसलिए इसमें लिखा कि तुम शायरी जानते हो। ये बड़ी बात होती, कोई सीनियर आदमी आपको इस रिकग्नाइज करे तो उसकी कद्र कितनी दिल में रहती है। अभी गुज़िश्ता इंतकाल से ये 10 जुलाई की बात है। 10 जुलाई को एक न्यूज़ 18 पे एक मुशायरा टेलीकास्ट हुआ, उसमें मैं था। 2 दिन के बाद उनका फोन आया कि मेरी तबीयत जरा गड़बड़, को मुबारकबाद नहीं दी। मुझ पर तहसीन कर मुबारकबाद देना चाहिए, तो उन्होंने बहुत अच्छे शेर सुनाए, बहुत अच्छे लग रहे थे, और तारीफ जैसा एक बड़ा आदमी करता है। तो मैंने कहा भी उनसे कि ये सब बातें लिख अपने घर में लगा लूं और अपने बच्चों को बताऊं कि राहत इंदौरी साहब मेरी तारीफ कर रहे थे। तो वो कहते कि अब 3-4 लोग ऐसे बचे हैं जिनसे मेरे पास कई खत हैं उनके पुराने, जो उन्होंने मुझे कभी लिखे हैं, लिख किसी और को हैं, उसमें मेरा जिक्र है। तो इतने सफर मैंने किए हैं, और एक बात जो मैं शम्स भाई को शरीक करके कह रहा हूं कि हमारे मुशायरों में वो वाहिद आदमी था जो शेर कहने की मशीन था, मशीन। इतना तेज शेर कहना, इतना अपने को खर्च करना किसी के नसीब में है ही नहीं। जितना कलाम राहत इंदौरी ने कहा उससे ज्यादा तकसीम भी किया। ये मैं यहाँ ये इकरार करता हूँ, बहुत सारे लोगों का के नाम भी जानता हूँ, मगर इसमें कुछ पर्दा नशीनों के भी नाम आते हैं, तो वो कहना ठीक नहीं है। बहरहाल मैं बहुत फिर से शुक्रिया करता हूँ। वक्त का मुझे अंदाजा नहीं है। शम्स भाई फरमाए तो मैं राहत साहब की गजल सुना सकता हूँ। आवाज आ रही है? जी सर, आवाज आ रही है। मैं एक इजाजत चाह रहा था कि एक
ये भी एक शम्स भाई ने गजल का एक शेर सुनाया था। हाँ, वही गजल मैंने निकाली थी, वो मैं आपको सुनाता हूँ कि अब इसमें और एक गजल का मतलब उन्होंने सुनाया हमारे क्या नाम है, डॉक्टर जिया टोपी साहब ने। पहले मैं वो सुना देता हूँ, उसके 3 शेर। कुछ फरमा रहा है शम्स भाई? आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ, सुनाइए। जी जी, ये एक अभी इसके 2 शेर शम्स भाई ने सुनाए थे कि काम सब गैर जरूरी है, सब करते हैं। जी मैं जी। सिर्फ इसलिए 2 गजलों का इंतखाब किया कि आप परफेक्शन देखिए। जो ये वो अशार हैं जो मुशारों में पढ़ के मुशारा उलट देते थे। और मगर कोई शेरी सुख इसमें दरियाफ्त नहीं कर सके। बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं, मुशारे में बैठ के फेलूल फेलूल करते रहते हैं, मगर उसका नतीजा कुछ नहीं होता। नतीजा ये है कि जो पोइट्री में परफेक्शन होना चाहिए वो आप मुलाजा कीजिए कि काम सब गैर जरूरी है जो सब करते हैं, और कुछ करते हैं गजब करते हैं, और हम कुछ नहीं करते हैं गजब करते हैं। आपकी नजरों में सूरज की है जितनी अजमत, आपकी नजरों में सूरज की है जितनी अजमत, हम चरागों का भी उतना ही अदब करते हैं। ये क्वालिटी उनमें थी, बेशक उनमें क्वालिटी थी। अपने छोटों को बहुत अभी एक मैं वाकया आपको सुनाऊंगा उनके सिलसिले का। आपकी नजरों में सूरज की है जितनी अजमत, हम चरागों का भी उतना ही अदब करते हैं। हम पे हाकिम का कोई हुक्म नहीं चलता है, हम पे हाकिम का कोई हुक्म नहीं चलता है। हम कलंदर हैं शहंशाह लक़ब करते हैं, हम कलंदर हैं शहंशाह लक़ब करते हैं। दूसरी गजल का एक मतलब आपने सुना कि किसने दस्तक दी ये दिल पर कौन है, आप तो अंदर हैं बाहर कौन है। अब इसमें शेर सुनिए कि रोशनी ही रोशनी है, रोशनी ही रोशनी है, मेरी आंखों में मुनव्वर कौन है, मेरी आंखों में मुनव्वर कौन है। आसमां झुक झुक के करता है सवाल, आपके कद के बराबर कौन है। हम रखेंगे अपने अशकों का हिसाब, पूछने वाला समंदर कौन है। मैं हमेशा से इसका कायल रहा हूँ और अब भी हिनोज कायल हूँ कि हमारे जितने लोग मुशायरों में पॉपुलर हैं सिर्फ मुशायरे के वसीले से अवाम तक पहुँचे हैं, अदबी रसायल या अदबी जरायत के हवाले से नहीं, सिर्फ और सिर्फ मुशायरे के हवाले से मुशायरों में मकबूलियत हासिल की और मकबूल है। उसमें सबसे अहम, सबसे पढ़े लिखे राहत इंदौरी थे, जो जिन पर हमारा फख्र था। मुशायरे में उनकी मौजूदगी से हम लोग बहुत सरबलंद रहते थे, अपने को बड़ा महफूज तस्वुर करते थे। एक मुशायरे का जिक्र तो चंडीगढ़ का वो अभी शम्स भाई खुद बयान करेंगे, इबारत का प्रोग्राम था। एक मैं वाकया आपको सुना, अपनी बात को यहीं खत्म करूंगा कि उनका पासपोर्ट एक्सपायर हो गया और मुझसे फोन पर उन्होंने कहा कि मेरा पासपोर्ट एक्सपायर हो गया है, मैं कब आ जाऊं भोपाल, तुम कब रहोगे। तो मैंने कहा मैं कहीं नहीं जा रहा, इधर 10-12 दिन, आप बताइए। तो कहने लगे हमने कहा से आएंगे, तो उन्होंने कहा वो एक ट्रेन चलती है डबल डेकर, उसी से आ जाएंगे, तुम हमको स्टेशन में मिल जाओ। तो हमने कहा मेरे पास कार नहीं है। ये कोई 10 बरस पुरानी बात है, 10-12 बरस पहले। मेरे पास मोटरसाइकिल बाइक है। तो कहने लगे क्या हर्ज है, तुम, हमने कहा अच्छा नहीं लगता आपको, हम किसी को दोस्त को बोल देते हैं कार। कहने लगे मैं दोस्त को लेके आऊंगा तो मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, तुम अपनी बाइक से आना, मैं उसी से तुम्हारे साथ चलूंगा। खैर मैं स्टेशन पहुंच गया, वहां भी मैं जिद करता रहा कि मैं घुमा देता, बुला लेते हैं। तो उन्होंने कहा देखो तुम मेरे भाई हो, सगे भाई से ज्यादा हो, मैं बहुत जमाना हो गया बाइक पे नहीं बैठा हूँ, और तुम अकेले आदमी अब हो जिसने मुझे अपनी स्कूटर चलाते हुए, मेरी स्कूटर, उनके पास एक लंबरेटा स्कूटर थी इंदौर में, शुरू बहुत 81 की बात है। तो मैं उस पीछे बैठ के उनके साथ बहुत घुमा हूँ, और उनकी वो दुकान भी पर जाके बैठ, मैं कभी जाता था, रानीपुरे में हुआ करती थी पेंटिंग की, साइन बोर्ड पेंटिंग की। तो इसको कहने लगे मैं तुम्हारे साथ ही तुम बाइक पे चलूंगा। तो बताने का मकसद ये है कि वो मगरूर आदमी नहीं थे, तकब्बुर नहीं था,
इतनी शोहरतों के बाद, इतना सब कुछ, इतने एक्नॉलेजमेंट के बाद कि भाई वो एक्नॉलेज थे, पूरी दुनिया में उनका नाम था में, वो जिससे जुड़े हुए थे। और शायरी के तो जबरदस्त साहब, इतनी सिफात रेयर मिलेंगी। अंदर से बड़े साफ सुथरे आदमी, मजहबी जिनको कहना चाहिए, हर मजहब का लिहाज उनके यहाँ, हर मजहब के लोगों से दोस्ताना उनका, बिल्कुल जैसे हिंदुस्तान का आदमी होता है मोहब्बतों वाला, वो मोहब्बतों से भरे हुए आदमी थे। जिस शहर जिस इलाके में गए वहाँ अपने चाहने वाले छोड़ के आए। अपनी शख्सियत से, अपनी रवादारी से ये कम होता है, वरना इसीलिए लोग याद कर रहे हैं, भूल जाते लोग। मैं फिर आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। सब तारीफा कर रहे हैं, हम श्रद्धांजलियां दे रहे हैं जी। नाले वीडियो तो आ नहीं रहा, पता नहीं क्यों वीडियो नहीं आ रहा। हमारा वीडियो आ रहा है सर, वीडियो आपका? शशि नंदा जी का नहीं आ रहा। तो मैं फिर एक बार आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। याद रखा है, इतना वक्त दिया मुझे, पंजाब यूनिवर्सिटी का खास खसूसियत से शोबे उर्दू का, और शम्स भाई का, रंचदेल का बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी आपकी, बहुत बहुत। जी सर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही जाती तजुर्बात पर मुश्तमिल गुफ्तगू फरमाई, और जाहिर है ये आप ही कर सकते थे, मकालात तो बात से लिख के जा सकते हैं। जाकिर जिया ने इनकी शख्सी पहलू लिए और आपने उनकी ज़ाती मुलाकातों पर मबनी गुफ्तगू। वाकई ये ऐसे तजुर्बे और ऐसी बातें होती हैं कि हर किसी से ना तो सुनी जा सकती हैं और ना हर जगह ही सुनने को मिलेंगे। इंशाल्लाह सेमिनार होंगे और बहुत सी बातें लिखी जाएंगी। तो डॉक्टर राहत इंदौरी साहब के बारे में, उनके फ़न पर भी बातचीत होगी, और आपने उनके फ़न के हवाले से भी बातचीत की। डॉक्टर जिया साहब ने भी उनके फ़न के हवाले से भी बातचीत की। और मुझे मसरत है कि पंजाब यूनिवर्सिटी का ये कदम बहुत ही कारआमद और बहुत ही काम का निकला है कि जिसमें डॉक्टर राहत इंदौरी साहब बातचीत कर रहे हैं। शोबे उर्दू पंजाब यूनिवर्सिटी से डॉक्टर अली अब्बास साहब भी हमारे दरमियान जुड़े हुए हैं, आपसे गुफ्तगू करेंगे। लेकिन मैं अब चाहता हूं कि हमारे दरमियान एक संगीता शर्मा कुंद्रा साहिबा हैं, उनका ताल्लुक पंजाब से है और उनका मैदान खास उर्दू और हिंदी की जो कंपैरेटिव शायरी है उसका मुताला। और ये सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने राहत साहब के बारे में काफ़ी कुछ सुना भी है और पढ़ा भी है, राहत साहब से वो मिली भी हैं। उस हवाले से मैं दरख्वास्त करूँगा कि संगीता शर्मा कुंद्रा साहिबा अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। और ख़ासतौर से मैंने उनसे गुफ्तगू की थी कि हम उर्दू वाले आमतौर पर जो फिल्मों से जुड़े होते हैं, फिल्मी रुचि से इस तरह बरतते हैं, उस पर बातचीत नहीं करते। लेकिन ये एक बड़ा काम है, एक बड़ा पहलू है। जाहिर है ये काम शायद उन्होंने रोजी रोटी के लिए किया, उनके मशायरे अलग, लेकिन ये काम इसको नज़रअंदर 3-3.5 दर्जन फिल्म ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने नगमे लिखे और बड़े खूबसूरत नगमे लिखे। मैंने संगीता से कहा कि वो फिल्मी हवाले से भी गुफ्तगू करें। तो मैं उनसे दरख्वास्त कर रहा हूँ संगीता शर्मा कुंद्रा साहिबा से कि वो अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। और आइए संगीता। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। शम्स जी का और पंजाब यूनिवर्सिटी एलुमनी एसोसिएशन का मैं धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने राहत इंदौरी साहब की ट्रिब्यूट में मुझे बोलने का मौका दिया। डॉक्टर राहत इंदौरी भारतीय उर्दू शायर और हिंदी फिल्मों के गीतकार थे। उनका जन्म 1 जनवरी 1950 को इंदौर में कपड़ा मिल के कर्मचारी रफ्तुल्ला कुरैशी और मकबूल निशा बेगम के यहाँ हुआ।
प्रारंभिक शिक्षा नूतन स्कूल इंदौर में हुई। इस्लामिया करीमिया कॉलेज में उन्होंने 1973 में स्नातक की। 1975 में बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय से उन्होंने उर्दू साहित्य में एमए किया और 1985 में मध्य प्रदेश भोज मुक्त विद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। उनकी क्षमता और लगन और विशिष्ट शैली से उन्हें जनता के बीच अत्यंत लोकप्रिय बना दिया। राहत साहब जब गजल पढ़ते थे तो उन्हें देखना और सुनना एक अनुभव से गुजरने जैसा होता था। राहत के भीतर एक और राहत इस वक्त महफिल में नमूदार होता और वहां पे एक क्लिष्ट सा छा जाता। राहत मुशायरों के ऐसे हरफन मौला थे जिन्हें आप किसी भी क्रम में खड़ा करें वो बाजी मार के ले जाते थे। उनका माइक पे होना जिंदगी होने जैसा होता था। उनकी एक दो लाइन में बोलना चाहूंगी। फूलों की दुकानें खोलो, खुशबू का व्यापार करो, इश्क खता है तो ये खता एक बार नहीं 100 बार करो। उनकी क्षमता, लगन और विशिष्ट शैली ने उन्हें जनता में अत्यंत लोकप्रिय बना दिया था। धूप धूप नाराज, धूप बहुत है, चांद पागल है, मौजूद, मेरे बाद आदि उनकी किताबें गजलों की आई हैं। और पता नहीं है। कोई टेक्निकल प्रॉब्लम लग रही है। मैम बना हुआ आपको वापस आ जाएगा। There seems to be some technical problem. In the meanwhile, मैं request करूँगी सारे participants से please अपना mic mute पे रखिए। You want to take your screenshot now? आपने screenshot लेनी है तो ले लीजिए। डॉक्टर अंजुम बारा कंपनी थी, मैं सोनिया बोल रही हूँ सर। सर मेरे को लगता है कि शम्स सर को थोड़ा टाइम लगेगा, तो आपके पास उनकी राहत इंदौरी जी की बुक है, उसमें से कोई शेर, कोई नज्म आप पढ़ेंगे तब, क्योंकि हमारे पार्टिसिपेंट्स भी वेट कर रहे हैं उस चीज की। मैंने बहुत सारा पूरा 2-4 घंटे सुना सकता हूँ उनका कलाम। मुझे अच्छा किया आपने कनेक्ट कर दिया। मुझे एक मिनट का वक्त और मुझे दे दीजिएगा। अभी मैडम कुंद्रा जो बता रही थी उसमें 2-3 चीजें उनसे कहिए, जरूर करेक्ट कर लें। एक तो जिस यूनिवर्सिटी से पीएचडी बताई जा रही है वो यूनिवर्सिटी 92 में बनी है, तो जाहिर है कि 92 में पीएचडी राहत इंदौरी ने नहीं की, पीएचडी 87 में की है। और उसी यूनिवर्सिटी में मैं नौकर हूँ। तो नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी से पीएचडी की है 87 में और एमए किया है
मैंने उनके, जब मैं गुफ्तगू कर रहा था तो मैंने अर्ज किया था कि 1985 में अवध यूनिवर्सिटी फैजाबाद से एमए किया है। अच्छा। हाँ, और 87 में पीएचडी की है बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर आफाक अहमद के अंडर में। तो ये अच्छा, उसमें करेक्ट कर ले, चूंकि हाँ ये चूंकि क्या है कि मीडिया पर बहुत सारे लोगों ने गलत इंफॉर्मेशन डाल रखी है, तो उसी को लोग कॉपी करते हैं और ये गलत हो जाता है। वो यूनिवर्सिटी 1900 जिस यूनिवर्सिटी से पीएचडी बताई जा रही है वो यूनिवर्सिटी बनी 92 में है। तो पीएचडी कैसे हो जाएगी? और वहाँ डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू पहले था ही नहीं, अब हुआ है। हम जब आए तो उर्दू शुरू हुई एमए में, एमए बीए उर्दू शुरू हुई, पीएचडी सवाल ही नहीं। बहरहाल तो उनसे बात करेंगे या इस इवेंट के बाद कर लेंगे उनसे इस बारे में बात। हो सकता है उन्होंने जहां से लिया वहां से उनको गलत इन्फॉर्मेशन। हाँ यही अब करेक्ट करने की आपके पास शेयर। हाँ जी, शेयर करिए सर प्लीज। हाँ, नदी ने धूप से क्या कह दिया रवानी में, नदी ने धूप से क्या कह दिया रवानी में, उजाले पांव पटकने लगे हैं पानी में। नदी ने धूप में से क्या कह दिया रवानी में, उजाले पांव पटकने लगे हैं पानी में। ये कोई और ही किरदार है तुम्हारी तरह, ये कोई और ही किरदार है तुम्हारी तरह। तुम्हारा जिक्र नहीं है मेरी कहानी में, तुम्हारा जिक्र नहीं है मेरी कहानी में। अब इतनी सारी शबों का हिसाब कौन रखे, अब इतनी सारी शबों का हिसाब कौन रखे। बहुत सवाब कमाए गए जवानी में, बहुत सवाब कमाए गए जवानी में। चमकता रहता है सूरजमुखी में कोई और, चमकता रहता है सूरजमुखी में कोई और। महक रहा है कोई और रात रानी में, महक रहा है कोई और रात रानी में। ये लहर लहर में मैं सोचता हूँ कोई और कारोबार करूं। किताब कौन खरीदेगा इस घरानी में, किताब कौन इस घरानी में। और सुनाता हूँ आपको शेर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। डॉक्टर दिया टोंकी भी है यहाँ पे सर, आप भी दाद दे सकते हैं अनम्यूट करके। नहीं, असल में दाद तो राहत साहब की मफरत की दे। ये गजल सुनाता हूँ, आपने उनकी ये गजल का शेर सुना होगा। हाथ खाली है तेरे शहर से जाते जाते। ये अहमद फराज साहब की एक बहुत मार्कतुल आरा गजल है, उसमें उसकी उस जमीन में गजल। हाथ खाली है तेरे शहर से सर आपकी आवाज तो देखिए जबकि आप म्यूट नहीं है जी। थैंक यू सो मच सर जी। डॉक्टर मैम एक मिनट खत्म करने दीजिए। हाँ जी, थैंक यू सो मच सर। हाँ जी हाँ जी, थैंक यू। पता नहीं ओके थैंक यू मैम, आप कंटिन्यू करिए। थैंक यू जी। धूप धूप नाराज, धूप बहुत है, चांद पागल है मौजूद मेरे बाद उनकी कई किताबें हैं। एक उनमें से कितना मासूम सा मिसरा है। रोज तारों को नुमाइश में खलल पड़ता है, चांद पागल है अंधेरे में निकल पड़ता है। गजल अगर इशारों की कला है तो राहत इंदौरी जी इस कलाकार के एक माहिर खिलाड़ी थे। वे इस कला को बाखूबी अंजाम देते हैं और उनके हर लफ्ज के साथ एक मोहब्बत की नई शुरुआत होती है। वे अपनी गजलों के जरिए सरकार और सामाजिक व्यवस्था पर भी हस्तक्षेप करते हैं और व्यवस्था को आईना दिखाते हैं। ऐसे ही उनकी कुछ शेर हैं। नफरत का बाजार न बन, नफरत का बाजार न बन, फूल खिला तलवार न बन। अंदर का जहर चूम लिया धुल के आ गए, अंदर का जहर चूम लिया धुल के आ गए। कितने शरीफ लोग थे सब भूल के आ गए। अकल ये सोच के थक जाती है इतनी नफरत कहाँ से आती है। और है आग क्या है पल दो पल में लगती है, बुझाते बुझाते एक जमाना लगता है।
दिलों में आग लबों पर गुलाब रखते हैं, दिलों में आग लबों पर गुलाब रखते हैं, सब अपने चेहरों पर तोहरी नकाब रखते हैं। हमें चिराग समझकर बुझा ना पाओगे, हम अपने घर में कई आफताब रखते हैं। उनका देशभक्ति का जज्बा भी कमाल का था। यकीन हो कि ना हो, बात तो यकीन की है, यकीन हो कि ना हो, बात तो यकीन की है, ये दूरियों की सियासत किसी कमीन की है। उनकी हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। इंदौर की जमीन से कासिफ इंदौरी और नूर इंदौरी भी पायदा शायर हुए हैं, लेकिन राहत इंदौरी जैसी शोहरत किसी को भी नहीं मिली। झंडा चौक दरअसल इंदौर में शायरों का गढ़ माना जाता है, जहां शाम को शुरू होकर देर रात तक शायरों का जमावाड़ा लगा रहता था और रानीपुरा स्थित चौक पर सामिश खाने और शेर व शायरी के लिहाज से बड़ा मरकज था। वहाँ पे शेर व शायरी का सिलसिला चलता रहता और उनकी कुछ प्रेरणादायक कविताओं के शेर हैं। आंख में पानी रखो, होठों पर चिंगारी रखो, आंख में पानी रखो, होठों पर चिंगारी रखो, जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। और एक है, माँ के कदमों के निशान हैं कि दिए रोशन हैं, गौर से देख यहीं पर कहीं जन्नत होगी। राज जो कुछ हो इशारों में बता भी देना, उनका एक बड़ा मशहूर शेर है, राज जो कुछ हो इशारों में बता भी देना, हाथ जब उनसे उससे मिलाना तो दबा भी देना। राहत इंदौरी साहब उर्दू के प्रोफेसर होने के साथ साथ एक अच्छे खिलाड़ी भी थे। स्कूल और कॉलेज स्तर पर उन्होंने फुटबॉल और हॉकी टीम की कप्तानी भी की और वो एक पेंटर भी थे। आर्थिक हालत परिवार की खराब होने के कारण उन्होंने एक साइन चित्रकार के रूप में केवल 10 वर्ष में काम करना शुरू कर दिया था। नयापुरा स्थित सरकारी स्कूल में पढ़ते हुए खर्चा पानी के लिए वो मजदूरी करते थे और पेंटिंग की दुकान में ट्रक के पीछे पे नंबर लिखने का ऐसा काम करते थे, परंतु बाद में उनको ये काम बहुत पसंद आया और उन्होंने एक अच्छे चित्रकार के रूप में वो जाने लगे। हुसैन साहब से भी उनकी काफी दोस्ती थी और जब वे मुंबई पहुंचे तो उन्होंने उनके रहने का बंदोबस्त किया। तो उन्होंने पूछा कि सब ठीक ठाक है ना, तो उन्होंने कहा घर तो ठीक है, फर्नीचर भी पर्याप्त है, पर दीवारें सूनी लगती हैं। तब हुसैन साहब ने उनके यहाँ अपना एक चित्र भेज दिया जो आज भी उनके घर पर लगा हुआ है। हिंदी शायरी में उन्होंने बहुत ही प्यारी कविताएं और शेर लिखे हैं। थोड़ी पीली है कि कुछ देख सकूं ये दुनिया, थोड़ी पीली है कि कुछ देख सकूं ये दुनिया, होश उड़ जाए अगर होश में आकर देखूं। उनकी याद आई है सांसों जरा आहिस्ता चलो, धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ता है। उनकी एक प्यारी सी गजल है, दोस्ती जब किसी से की जाए, दुश्मनों की भी राय ली जाए। जगजीत साहब ने ये उनकी गजल बड़े ही प्यारे अंदाज में गाई है। बहुत गुरूर है दरिया को अपने होने पर, बहुत गुरूर है दरिया को अपने होने पर, जो मेरे प्यार से उलझे तो धज्जियां उड़ा जाए। उनकी कुछ रोमांटिक शायरी भी हैं। बीमार को मर्ज की दवा देनी चाहिए, मैं पीना चाहता हूँ पिला देनी चाहिए। बोतलें खोल कर दो, आज दिल खोल कर भी पी जाए। ऐसे ही है, एक ही नदी के हैं ये दो किनारे दोस्तों, दोस्ताना जिंदगी से मौत से यारी रखो। सूरज सितारे चांद साथ मेरे साथ रहे, जब तक तुम्हारे हाथ मेरे हाथ में रहे। किसने दस्तक दी दिल पे ये कौन है, आप तो अंदर हैं बाहर कौन है। उनकी हिंदी कविता में, तो क्या बारिश भी जहरीली हुई है, हमारी फसल क्यों नीली हुई है।
एक नया मौसम, नया मंजर खुला, कोई दरवाजा मेरे अंदर खुला है। मौसमों का ख्याल रखा करो, कुछ लहू में उबाल रखा करो, जिंदगी रोज मरती रहती है, ठीक से देखभाल रखा करो। राहत इंदौरी जी शुरुआती दौर में इंदर कुमार कॉलेज में उर्दू लिटरेचर को पढ़ाना शुरू किया, पर बाद में मुशायरों में मसरूफ हो गए और पूरे हिंदुस्तान समेत बाहर मुल्कों से भी उनको दावत मिलनी शुरू हो गई। बेमिसाल काबिलियत, सख्त लगन, लफ्जों की जादूगरी थी उनके पास, जिसकी बदौलत वह बहुत अच्छे से अवाम के दिलों में अपनी जगह बना गए। शुरुआत तो उन्होंने मुशायरों से की थी, पर अखबारों में भी शायरियां लिखते थे। जब वे मशहूर हुए तो फिल्मों में भी उनको गाने लिखने का मौका मिला। मशहूर शायर राहत इंदौरी ने फिल्मों में बहुत कम काम किया। उनका पहला प्यार मुशायरा ही था। मुशायरे में उन्हें अपने जौहर दिखाने का मौका मिलता था और दाद भी नगद ही मिलती थी। बॉलीवुड राहत इंदौरी को ऐसा कुछ नहीं दे सकता था जो उनके पास पहले से नहीं था। शोहरत, पैसा, बड़े बड़े लोगों की वाकफियत, ये सब उनके पास पहले से ही था। मुशायरे के अलावा उनका प्यार था इंदौर शहर और उनके पुराने दोस्त। मुंबई में उनकी जोड़ी अनु मलिक जी से साथ हिट रही, तो उनके गाने नींद चुराई मेरी किसने ओ सनम और तुमसा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, अनगिनत गाने उन्होंने अनु मलिक जी के साथ दिए। जब वो फिल्मी गीत लिखा करते तब अनु मलिक जी से यह कहकर निकल जाते कि मैं अपने फ्लैट पे जा रहा हूँ, पर प्लेन लेके वो अपने इंदौर पहुंच जाते थे। और अगले दिन जब अनु मलिक का फोन आता तो वो कहते मैं मुंबई में ही हूँ, शाम को मिलते हैं। और फिर अगले ही पल वो हवाई जहाज लेकर शाम तक मुंबई में आ जाया करते थे। उनकी और फिल्में हैं करीब, जिसमें गाना है चोरी चोरी जब नजरें मिली, काफी मशहूर है। फिल्म इश्क का गाना देखो देखो जानम हम अपना दिल तेरे लिए लाए, मीनाक्षी, मुन्ना भाई, MBBS, बेगम जान आदि कई फिल्मों में उन्होंने लिखा। मर्डर का गाना दिल को 1000 बार रोका, मिशन कश्मीर का बुमरो बुमरो, कौन नहीं जानता इस गीत को। महेश भट्ट साहब की सर पिक्चर उनकी पहली फिल्म थी और उसके बाद उन्होंने एक डान मुथुस्वामी के नाम से भी फिल्म के गीत लिखे। उन्होंने इसके 2 ही गीत लिखे, बट म्यूजिक डायरेक्टर को समय ना दे पाने के कारण उन्होंने इसको छोड़ दिया। निर्माता ने उनका पैसा नहीं दिया वो तो एक अलग बात, पर उनके गीतों को अपना नाम दे दिया, ये बात उनको अच्छी नहीं लगी। इसके साथ ही उन्होंने हमेशा, हनन, जुर्म आदि फिल्मों के भी गीत लिखे। बात दरअसल ये है कि फिल्मी दुनिया में राहत को वो रचनात्मक संतोष नहीं मिल रहा था जो उनको मुशायरा पढ़ने में मिलता था। फिल्मी गीत सिचुएशन पे लिखना पड़ता है, धुन पर लिखना पड़ता है। शायरी का सिलसिला इससे बिल्कुल उलट है। शायर अब पहले अपने सिचुएशन का खुद विचार होता है, फिर भीतर उसके एक धुन पैदा होती है जिसको हम बहर कहते हैं। शायर अपने भीतर की पैदा हुई धुन को अपने सिचुएशन के हिसाब से कुदरत की लिखी स्क्रिप्ट में, जिसका हीरो वो खुद होता है, तो अपने ही लिए वो अपनी गजल और शेर लिखता है। यहाँ तो आलम है कि संगीतकार ना सिर्फ धुन पहले तैयार कर लेता है बल्कि मुखड़ा भी खुद ही देता है और गीतकार को कहता है कि तुम इसके अंतरे लिख दो। जाहिर है बड़े गीतकारों के साथ ऐसा नहीं होता, बट इस सिलसिले में राहत इंदौरी जी दोस्तों को एक लतीफा सुनाते हैं कि एक बड़े निर्माता ने उन्हें एक गालिब का शेर दे दिया और कहा आगे की लाइनें आप लिख दीजिए। जब राहत जी ने उसको पढ़ा तो उन्होंने कहा ये तो गालिब का मशहूर शेर है। तो निर्माता ने कहा कोई बात नहीं, गालिब ने आकर शेर पर दावा किया तो उसको भी कुछ दे दिलाकर चुप कर देंगे, तो आप ये लाइन रख ही लो और इसके ऊपर आगे लिखो। अपने लिए लिखकर मुशायरे में शेर पढ़ना किसी भी शायर के लिए तसल्ली देने वाला होता है। फिर राहत जी तो मुशायरे में शेर पढ़ने के लिए एक शैली विकसित कर ली थी उन्होंने, और उनकी नकल जाने अनजाने कई शायर करते हैं। जब वो डूब कर अपने शेर पढ़ते थे तो यूपी, महाराष्ट्र में 50-50 हजार लोग का मजमा लगता था और वो सब उनके दीवाने हो जाते थे।
तो सब यही कहते थे कि असल जगह उनका फिल्मी संगीतकार का दरबार नहीं, मुशायरे का मंच है। उनका मन बॉलीवुड में नहीं लगा और वो मुंबई छोड़कर अपने इंदौर में वापस आ गए और खालिस शायर का मुकम्मल जीवन जीने लगे। अब वे जहां से दूर दूसरे जहां को रुखसत ले चुके हैं। 11 अगस्त 2020 इसी साल मौत ने उन्हें अपनी बाहों में ले लिया। राहत इंदौरी जी की मौत अदबी दुनिया के लिए कभी ना भरने वाला जख्म साबित होगा। उनके शेरों से लगता है जैसे उन्हें इस बात का कोई गम ही नहीं था कि जब मौत आए तो गम ना करेंगे, बड़ी इज्जत और प्यार से हम उसका खैर मकदम करेंगे। तो उन्होंने लिखा है, ये हादसा तो किसी दिन गुजरने वाला था, मैं बच भी जाता तो एक रोज मरने वाला था। जिस्म से साथ निभाने की उम्मीद मत रखो, इस मुसाफिर को तो रास्ते में ठहर जाना है। और एक बात और कहते थे वो, मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना, मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना, लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। इसके लिए एक वरिष्ठ चित्रकार अनीस न्यागदीद के अनुसार जब वो छोटे थे तो नयापुरा में उनके यहाँ उनकी बुआ की उसको याद करते हुए राहत इंदौरी जी को वो कुछ बातें याद करते हैं। कहते हैं वहाँ एक नीले रंग की टेम्पो होते थे जिसमें सब खेला करते थे और उसमें उसी दौरान उनके स्कूल में एक मुशायरा हुआ जिसमें उनकी ड्यूटी लगी और वहाँ पे जानिसार अख्तर जी आई। उन्होंने उनका ऑटोग्राफ लिया और उनसे कहा कि मैं भी शेर पढ़ता हूँ, तो मैं भी शेर पढ़ना चाहता हूँ। तो अख्तर साहब ने कहा पहले कम से कम 1000 शेर याद करने होंगे। तो राहत जी ने कहा मुझे तो शेर याद हैं। तो फिर उन्होंने एक उनको मिसरा दिया, तो फिर इस शेर को पूरा करो, हमसे भागा न करो दूर गजालों की तरह। तो उन्होंने झट से बोला, हमने चाहा है तुम्हें चाहने वालों की तरह। एक युवा शायर हैं और बॉलीवुड के बेहतरीन लेखक संजय मासूम जी इसके लिए कहते हैं कि वो एक मुशायरे में गए इलाहाबाद में, जब उन्हें याद देखा कि सब तरन्नुम में गा रहे हैं तो उनका हौसला पस्त होने लगा। पर जैसे ही राहत जी आए और उन्होंने तहत में अपनी गजल को पढ़ना शुरू किया तो उनको कुछ हौसला आया और फिर उन्होंने अपनी गजल अपनी पेश की और उनको कुछ हौसला मिला। उसकी उन्होंने एक बड़ी प्यारे मिसरे दिए हैं जो उन्होंने बोले थे, हमसे पूछो कि गजल मांगती है कितना लहू, सब समझते हैं ये धंधा बड़े आराम का है। शायरी के भारतीय परिदृश्य में निदा फाजली के बाद राहत इंदौरी का ही नहीं रहना हमारे लिए एक शून्य की निर्मिति करता है, जिसे भरने के लिए ना मालूम कितना लंबा वक्त गुजरेगा। वे किसी विचारधारा से नहीं, वे जन शायर थे। आंखों में नमी और होठों पर चिंगारियों को लिए ये शायर अपनी तरह से अलग और विशिष्ट कहने के बाद हमेशा याद किए जाएंगे। उन्होंने एक अखबार से पहले ही पिछले वर्ष में एक लिखा था, मैं सोचता हूँ ऐसी 2 लाइनें नहीं लिखी जो मुझे 100 साल तक भी जिंदा रखें। जिस दिन मेरी रुखसत की जाए, रुखसत की खबर आए, आप देखिएगा मेरी जेब, मैं वादा करता हूँ कि वो 2 मुकम्मल लाइनें आपको मिल जाएंगी। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया संगीता जी, बहुत ही मालूमाती गुफ्तगू आपने फरमाई और ख़ास तौर से हमारी यूनिवर्सिटी के वो लोग, वो बच्चे जो राहत साहब की शायरी से मरूब हैं, उनको चाहते हैं, उनको सुनते हैं, उनको बारे में जानना चाहते हैं, उस हवाले से गुफ्तगू की और फिल्मों के ताल्लुक से उन्होंने ये, और आपने महसूस किया होगा कि जो नगमे लिखे उन्होंने फिल्मों में, उनमें भी अपने दामन से अदबियत को जाने नहीं दिया। ये बहुत कमाल की बात है आज के माहौल में, जब म्यूजिशियन अपनी धुन पर गाने नगमे लिखवाते हैं, एक शायर अपनी अहमियत को मनवाता है और अपनी बात कहते हुए लिटरेचर और जो हमारी अदबी टेक्निक है उससे दूर नहीं जाता। ये जनाब राहत साहब का कमाल है। दोस्तों, हमारे दरमियान
अली अब्बास साहब, डॉक्टर अली अब्बास साहब अगर जुड़े हुए हैं तो मैं उनसे दरख्वास्त। हाँ है अब्बास साहब, आपका शोभा मुबारकबाद का मुस्तहिक है कि हमने राहत साहब को याद किया और उनको उनके वो तमाम पहलू चाहे शख्सी हो फनी हो उन पर गुफ्तगू की। मैं चाहता हूं कि आप इस गुफ्तगू का इख्तिताम कर दें। डॉक्टर अली अब्बास साहब पंजाब यूनिवर्सिटी के शोबे सदर हैं और आप जानते हैं पंजाब में जो रिवायत रही है उस ताल्लुक से अली अब्बास साहब गहरी मालूमात रखते हैं। मैं उनसे बहुत बहुत शुक्रिया जनाब शम्स तबरेज़ी साहब। यहाँ पर जितने भी नाजरीन हैं, हाजरीन हैं या सामीन हैं, इन सब में एक अहम बात यह है कि ये सारे के सारे शायरी के दिलदादा हैं और उससे बड़ी बात यह है कि वो लोग जो स्टेज पर शायरी सुनाने के लिए जाते थे, आज उन्होंने बड़ी खूबसूरत नस्र में बात की और वाकई ये कमाल की बात है। और इसमें मैं बिल्कुल मुबालगा नहीं कर रहा हूँ कि एक अच्छा शायर वही होता है कि जो एक अच्छी नस्र भी लिख सकता है। नस्र में तो ये कमी हो सकती है कि ये शेरी नस्र है, लेकिन शायरी अच्छी वही होती है कि जिसमें तख़य्युलात हों, बुलंद ख्यालात हों, आफाकियत हो। और मुशायरे की चूंकि एक रिवायत रही है कि उर्दू और मुशायरे का जो साथ है वो चोली दामन का है। अगर मुशायरा आया है तो उसके साथ उर्दू आई है, और अगर उर्दू आई है तो उसमें मुशायरे की कहीं ना कहीं सरपरस्ती रही है, चाहे वो दरबारी सरपरस्ती रही हो, चाहे वो अवामी सरपरस्ती रही हो। तो मुशायरे की वजह से आम लोगों तक जो हमारी उर्दू ज़ुबान पहुंची है, इसमें बहुत अहम किरदार हमारे उन शायरों का है जिनके बारे में भी जाहिर है कि बात हुई है कि राहत इंदौरी साहब, जिन्होंने अपनी आवाज़ हिंदुस्तान न सिर्फ के बल्कि पूरी दुनिया में कहाँ कहाँ इनकी आवाज़ नहीं पहुंची है और हर ज़बान के लोगों तक इन्होंने उर्दू को पहुंचाया। और जो शेर फहमी है, शेर गोई है या शेर खानी है, इस पर अगर बात की जाए तो मैं ये समझता हूँ कि राहत इंदौरी साहब के यहाँ शेर गोई का तो फन था ही था, अच्छे वो शायर थे, और शेर फहमी भी उनके यहाँ कमाल की थी, जिसकी तरफ इशारा किया डॉक्टर अंजुम बाराबंकी साहब ने कि एक अच्छा शायर सिर्फ वो नहीं होता है कि वो फेलून जाकर स्टेज पर करने लगे, बल्कि एक अच्छा शायर वो होता है कि जो स्टेज पर जाए तो शेर कैसे गढ़ा जाए ये इंपॉर्टेंट है। यानी शेर को किस सांचे में ढाला जाए कि वो आवाम तक पहुंच जाए। तो ये उनका बहुत बड़ा कमाल था कि उन्होंने शेर को जिस सांचे में ढाला वो आवाम के जहन पर बराह रास्त पहुंचा और हर एक की जबान पर आ गया। तो राहत इंदौरी साहब के ये भी कमाल था। अब तीसरा जो उनके यहाँ कमाल मैं समझता हूं वो ये था कि वो शेर गोई के साथ साथ शेर खानी का भी फन था उनके पास कि शेर को पढ़ा कैसे जाए। जाहिर है कि हम आप बहुत सारे लोग हैं कि बहुत अच्छा शेर होता है लेकिन उसको उस तरह से पढ़ नहीं पाते, और जब उसको उस तरह से पढ़ नहीं पाते तो उसकी जान निकल जाती है, वो शेर बेरूह हो जाता है। लेकिन अगर उसी शेर को जानदार तरीके से पढ़ा जाए तो बेजान शेर में भी जान आ जाती है, और राहत साहब के यहाँ ये कमाल भी था। तो ये तीनों कमाल राहत इंदौरी साहब के यहाँ था। चूंकि जाहिर है कि एक ऐसे आलमी शोहरत याफ्ता शायर थे राहत इंदौरी साहब की, मुझ जैसा नाचीज तालिब इल्म हो या एक प्रोफेसर हो या एक आम आदमी हो, जो भी, बहरहाल हर एक की पसंद का शायर था वो। और बड़ी अच्छी बात ये कही गई थी कि राहत साहब अभी आपको नहीं जाना चाहिए, अभी आपके जाने का वक्त नहीं था, अभी और आपको रहना चाहिए था। और जैसे कि जिया टोंकवी साहब ने भी इस बात की तरफ इशारा किया था अपने कलाम में कि उनके यहाँ एक खास बात ये थी कि वो ममलकतों से खौफजदा नहीं होते थे, वो हुकूमतों से खौफजदा नहीं होते थे। और इसी पर मुझे मजरूह सुल्तानपुरी का एक शेर याद आता है। वो कहते हैं कि सर पर हवाए जुल्म चले 100 जतन के साथ, सर पर हवाए जुल्म चले 100 जतन के साथ, अपनी कुलाह कज है उसी बागपन के साथ। तो अपनी कुलाह जो है ना, अपनी टोपी टेढ़ ही रहेगी, चाहे हुकूमत इसके खिलाफ खड़ी हो जाए, चाहे दुनिया इसके खिलाफ बोलने लगे,
लेकिन अगर अपनी टोपी टेढ़ी है तो हवाए जुल्म चलती रहे, मगर इस हवाए जुल्म से हमारी टेढ़ी टोपी सीधी नहीं होगी। और जैसा कि इनकी शायरी पर बात की गई है और बड़े अच्छे अच्छे गोशे निकाले गए, जिनमें जिया टोंकी साहब ने इनके कलंदराना मिजाज की बात की, हुकूमत से आंखों में आंखें मिलाने की बात की, और वो सारी बातें इनकी शायरी के जरिए से इन्होंने पेश की। उसके बाद फिर नातिया शायरी की बात हुई, वतन से मोहब्बत का जो इनके यहाँ रम्ज पाया जाता है, वतन से मोहब्बत का जो इनके अंदाज पाया जाता है, वो भी हम देख सकते हैं कि राहत साहब के यहाँ कितनी खूबसूरती से बार बार वतन की सालमियत की आवाज बुलंद होती है। चाहे वो सरहद की बात हो, चाहे वो वतन के अंदर की बात हो, चाहे वतन के अवाम की बात हो, चाहे वो हिंदुस्तान के दबे कुचले लोगों की बात हो, हर एक को उन्होंने अपनी शायरी में बड़ी खूबसूरती से पेश किया। बल्कि मुझे उनका एक शेर याद आता है, वो कहते हैं कि नशा ऐसा था कि मैं खाने को दुनिया समझा, नशा ऐसा था कि मैं खाने को दुनिया समझा, होश आया तो ख्याल आया कि घर जाना है। और इसी पर मुझे इफ्तिखार आरिफ का शेर याद आ रहा है। जाहिर है कि इफ्तिखार आरिफ तो अभी मौजूद हैं। इनका शेर याद आता है कि घर की वहशत से लरसता हूं मगर जाने क्यों, घर की वहशत से लरसता हूं मगर जाने क्यों, शाम होती है तो घर जाने को जी चाहता है। तो बड़े बड़े जो शायर हैं, उनके ख्यालात, उनके तखय्युलात, उनकी आफाकियत, उनके नजरियात, उनके शेरी उफुक, और जो जाहिर है कि इस पर हमारे डॉक्टर प्रोफेसर अंजुम बाराबंकी साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की थी। और उन्होंने ये कहा था कि जब ये शेर कहते हैं तो मंजरों में जान डाल देते हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि बिल्कुल ये बात सही है कि वो मुतहर्रिक मंजरनामा पेश कर देते हैं, और वाकई जिस भी मंजर को वो पेश करते हैं वो अपने आप में हमारे सामने चलता फिरता नजर आता है। मैं आप तमाम हजरात का, खास तौर पर प्रोफेसर दीप्ति गुप्ता साहिबा का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इस छोटे से डिपार्टमेंट को अपने साथ शामिल किया और बार बार ये हमें मौका देती हैं कि हम इनके साथ शामिल हों और प्रोग्राम करें, तो मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और इसके बाद मैं जनाब शम्स तबरेज़ी साहब का भी शुक्रगुजार हूं कि शम्स तबरेज़ी साहब हमेशा उर्दू की खिदमत के लिए, उर्दू की बुलंदी के लिए, उर्दू के इर्तका के लिए हम वक्त अपना वक्त देते रहते हैं और हाजिर होते हैं और अपना कीमती वक्त निकालते हैं। मैं इनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। इसके अलावा मैं पंजाब यूनिवर्सिटी एलुमनाई एसोसिएशन के जो भी मेंबरान हैं, जिन्होंने इसमें दामे दरमे सुखने किसी भी हवाले से अपना वक्त दिया, उनका मैं शुक्रगुजार हूँ। इसके अलावा मैं उन तमाम मेहमानों का शुक्रगुजार हूँ जिनमें से खास तौर पर जिया टोंकी साहब ने अपनी कीमती और बेशबहा गुफ्तगू से हम सब के इल्म में इजाफा किया। डॉक्टर अंजुम बाराबंकी साहब का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने जिस तरह से स्टेज से अपनी खूबसूरत शायरी को दुनिया तक पहुंचाया और पहुंचा रहे हैं और पहुंचाते रहेंगे। आज आपने राहत इंदौरी साहब की जो शेरी कायनात थी, उस शेरी कायनात से हम सबको रूबरू किया। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से ममनून और मशकूर हूँ। मोहतरमा संगीता साहिबा का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बड़ी खूबसूरती से राहत इंदौरी साहब के जो बचपना था, बचपने से लेकर हयात के जो नशेबो फराज थे, जिंदगी के जो पेचीदा राहें थीं और जिन राहों से गुजर कर वो राहत इंदौरी बने, उन तमाम पहलुओं को उन्होंने बड़ी खूबसूरती से रोशन किया, मुनव्वर किया। और साथ साथ मैं उन तमाम सुनने वालों का भी शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने अपना कीमती वक्त दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, नवाजिश, मेहरबानी। Deepti ma'am, Dr. Absent is also with us. And आप सबसे प्रेरित होकर डॉक्टर लाभ सिंह alumni member हैं, वो भी एक अगर आप लाभ सिंह yes. Good evening everybody. Actually मैं सबसे पहले एलुमनाई एसोसिएशन का, मैडम दीप्ता का और सभी टीम बहुत शुक्रिया करता हूँ अरेंजमेंट ऑफ this program, the memory of respected Rahat Indori ji. Without taking much time, I just want to repeat 4 lines written by Rahat Indori ji.
and I think these are in good context because he is no more with us. We are remembering him. He has written, अब ना मैं हूं ना बाकी हैं जमाने मेरे, अब ना मैं हूं ना बाकी हैं जमाने मेरे, फिर भी मशहूर हैं शहरों में फसाने मेरे। जिंदगी है तो नए जख्म भी लग जाएंगे, जिंदगी है तो नए जख्म भी लग जाएंगे। अब भी बाकी हैं कई दोस्त पुराने मेरे, अब भी बाकी हैं कई दोस्त पुराने मेरे। शुक्रिया, थैंक यू। क्या बात है सर, क्या बात है। मेरे ख्याल से इससे आगे अब कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। थैंक यू। शम्स साहब, बाराबंकी साहब, अब्बास सर, डॉक्टर लाभ सिंह, डॉक्टर टोन, संगीता जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इस महफिल में 4 चांद लगा दिए। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आपकी अगर अनुमति हो तो मैं बताइए।